सबको मेरी आवाज आ रही है ना? चलिए अब देखें ट्रांसलेशन के, सबको आवाज आ रही है ना बच्चे? चलिए अब देखिए ट्रांसलेशन के आपको स्टेप से क्या पूछा जाएगा। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। हेलो। ट्रांसलेशन में आपने देख ली थी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के बाद आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जाता है बच्चे? ट्रांसलेशन के स्टेप। अब ध्यान से समझेंगे ट्रांसलेशन के स्टेप से क्या क्या क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फर्स्ट आपको याद रखना है ट्रांसलेशन की फर्स्ट स्टेप क्या होगी? एक्टिवेशन ऑफ। नहीं है एमाइनो एसिड। सर, बोर्ड क्लियर नहीं है बिल्कुल। ट्रांसलेशन में पूछे जाते हैं और इसी 5 बोर्ड स्टेप से आपको क्वेश्चन आएगा। नहीं चल रहा बेटा। आ जाएंगे बच्चे, क्लियर हो जाएंगे बोर्ड। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। फर्स्ट क्या याद रखने हैं? एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। अब समझेंगे एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड से क्या क्या क्वेश्चन आता है। हमें 5 स्टेप बस याद रखनी है ट्रांसलेशन में, और उसी 5 स्टेप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हमने इंट्रोडक्शन देख ली थी और हमने देख ली थी ट्रांसलेशन में कौन कौन से आपको जो है फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे, मतलब मटेरियल कौन कौन से चाहिए। अब समझिएगा, पूछा जाएगा ट्रांसलेशन की पहली कंडीशन क्या आएगा? एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए आपने कल देखा था एमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले स्टेप आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगी? एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट आएगा, मान लीजिए हमने एमाइनो एसिड लिया, ए और ए मतलब क्या हो गया? एमाइनो एसिड। अब इस एमाइनो एसिड को क्या दीजिए? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और किसके प्रेजेंस में? वन एंजाइम का नाम याद रखिएगा, इस एंजाइम को हम कहते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या मिलेगा? इस एंजाइम के प्रेजेंस में आपको क्या होगा? एमिनो एसिड के साथ क्या एसोसिएट हो जाएंगे बच्चे? एएमपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और क्या रिलीज होंगे? 2 फॉस्फेट ग्रुप। एक जैसे एटीपी टूटता तो क्या बनता है? पहले बनता है एडीपी, तो 1 फॉस्फेट रिलीज होते हैं। और फिर अगर एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होगा तो नेक्स्ट फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे हमें 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होने के बाद क्या बनेगा बच्चे? एएमपी। और फिर ठीक है सर, वो ऊपर कौन सा एंजाइम है? ई। अब समझिएगा ये एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ये पहली एमिनो एसिड है तो इसके लिए एंजाइम भी क्या होगा? E1। तो यहाँ आपको अगर सेकेंड एमिनो एसिड होता तो E2। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे? जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या याद रखना है? प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड क्या होंगे? एक्टिवेट। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि एमिनो एसिड की एक्टिवेशन कौन करता है? तो कौन सी एनर्जी करेंसी? एटीपी। और एटीपी जो है वो कौन से एंजाइम की हेल्प लेता है? तो उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा बच्चे, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम एटीपी को किसमें तोड़ देता है? एएमपी में। और क्या रिलीज होगी? 2 फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट एटीपी किसमें कन्वर्ट होगा? एडीपी में। और फिर एडीपी से क्या बनेगा? एएमपी। दूसरा याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कहने का मतलब जितने आपको मिलेगी जो है वो एमिनो एसिड, उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? एंजाइम। तो एग्जाम में आएगा एमिनो एसिड के अकॉर्डिंग एंजाइम कहाँ आपको जो होगा वो कहाँ स्पेसिफिक होगा? तो एक्टिवेशन के लिए। तो जैसे यहाँ हमने एमिनो एसिड फर्स्ट लिखा तो एंजाइम भी क्या है? फर्स्ट। मतलब ये एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक होगी।
अब एग्जाम में पूछा जाएगा हमारे पास कोडेड एमिनो एसिड कितने थे, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स में कोडेड एमिनो एसिड 1 बढ़ जाता है, यूकैरियोट्स में टोटल कोडेड एमिनो एसिड कितने याद रखते हैं 20, और प्रोकैरियोट्स में 1 एडिशनल बढ़ जाएगा, मिथ्योनिन के साथ एक और बढ़ जाता है, कौन सा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। तो नंबर ऑफ कोडेड एमिनो एसिड इन यूकैरियोट्स 20, नंबर ऑफ कोडेड एमिनो एसिड इन प्रोकैरियोट्स 21। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आएगा कितने टाइप की हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी यूकैरियोट्स में, तो 20। क्यों, क्योंकि 20 टाइप के क्या है कोडेड एमिनो एसिड। प्रोकैरियोट्स में यही एंजाइम कितने रिक्वायर्ड होंगे 21, क्योंकि वहां 1 आपको जो है एमिनो एसिड एडिशनल बढ़ जाते हैं, मिथ्योनिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन में। तो एग्जाम में आएगा 21 टाइप की एंजाइम चाहिए हमें प्रोकैरियोट्स में, और 20 टाइप का चाहिए किसमें, यूकैरियोट्स में। फिर पूछा जाएगा हमारे पास एक्टिवेशन कॉस्ट क्या होगी, मतलब एटीपी जब एएमपी में टूटा तो एटीपी इक्विवेलेंट कितने आपको जो है रिक्वायर्ड होंगे, तो आंसर टिक कीजिएगा 2, क्योंकि जब भी एक कंसेप्ट याद रखिएगा बायो में, जब भी एटीपी किसमें टूटता है एएमपी में, तो हम एटीपी इक्विवेलेंट या एटीपी कॉस्ट कितने काउंट करते हैं 2। तो एग्जाम में हमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला कि एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी करेंसी चाहिए, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा एटीपी। पूछा जाएगा कौन सा एंजाइम चाहिए, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और एटीपी किसमें टूट रहा है बच्चे, एएमपी में, तो कितनी एटीपी इक्विवेलेंट खर्च हो रही है 2। पूछा जाएगा ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए, एमिनो एसिड के लिए। अगर हमने पहली एमिनो एसिड ली तो एंजाइम को E1 लिखा, ये अगर A2 होता तो यहाँ एंजाइम E2 लिखते। तो जितने भी कोडेड एमिनो एसिड उतने टाइप की क्या रिक्वायर्ड होगी, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो एग्जाम में आएगा नंबर ऑफ आपको जो है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में कितने कोडेड एमिनो एसिड है 21, तो एंजाइम कितने रिक्वायर्ड होगी 21। और यूकैरियोट्स में कितने रिक्वायर्ड होंगे बच्चे 20। तो हमें क्या याद रखना है, एक्टिवेशन की कॉस्ट 2 एटीपी की, और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, तो कोडेड एमिनो एसिड यूकैरियोट्स में होता है 20, तो 20 टाइप के एंजाइम चाहिए, और प्रोकैरियोट्स में होते हैं 21, वहां एक एमिनो एसिड एडिशनल याद रखना है, अभी हम देखेंगे इनिशिएशन में। मिथ्योनिन की जगह कौन सा होगा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, तो वहां एंजाइम कितने रिक्वायर्ड होंगे 21। तो हमें जब हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एमिनो एसिड को क्या करेंगे, एक्टिवेट, क्योंकि एमिनो एसिड क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक। अब बच्चे पूछा जाएगा, अब तो बोर्ड क्लियर है ना सबको, बोर्ड कुछ बच्चे लिख रहे हैं बोर्ड क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चे, यस सर क्लियर है। नो सर। चलिए बोर्ड तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, चलिए। तो फर्स्ट क्या लिखना है, फॉर एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एटीपी रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड होता है बच्चे, एटीपी। कौन सा एंजाइम इसे कैटेलाइज कर रहा है, एमिनो एसाइल टीआरएनए कैटेलाइज दिस स्टेप। इस स्टेप को कौन कैटेलाइज कर रहा है बच्चे, एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। नेक्स्ट, दिस एंजाइम इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक नेचर कहने का मतलब बच्चे हर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग एंजाइम, A1 के लिए आपको एमिनो एसिड फर्स्ट के लिए E1, अगर सेकेंड होता तो E2, मतलब 20 अगर प्रोकैरियोट्स में 21 और यूकैरियोट्स में 20 अगर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग एंजाइम है। पूछा जाएगा एक्टिवेशन कॉस्ट, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक्टिवेशन कॉस्ट, एक्टिवेशन कॉस्ट कितनी होगी एमिनो एसिड की 2 एटीपी इक्विवेलेंट। बायो में जहां भी एटीपी बच्चे किसमें टूटता है, एएमपी में,
तो याद रखिएगा हम एटीपी की कॉस्ट कितने मानते हैं 2। अगर एडीपी में टूटता तो क्या लिखते, सिंगल एटीपी खर्च हुआ, लेकिन एएमपी में है तो समझिएगा। अब इसको एडी पहले बनाएंगे एएमपी को किस में, एडीपी में, और एडीपी फिर किस में कन्वर्ट होगा, एटीपी में। मतलब हमारे पास टोटल एटीपी कितने खर्च हुए 2। कब, जब एएमपी में टूटेंगे। अगर एटीपी जहां एडीपी में टूटता है तो हम एटीपी इक्विवेलेंट कितने काउंट करते हैं, सिंगल। यही कंडीशन या यही कंसेप्ट आप 11th में C4 साइकिल में भी देखते हैं। तो ये बायो में याद रखना है, जहां भी एटीपी एएमपी में टूटता है तो एटीपी इक्विवेलेंट कितने लिखते हैं आपको 2। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना है, और एमिनो एसिड की एक्टिवेशन जो है वो कौन से एनर्जी करेंसी से होती है, एटीपी से। और एटीपी यहाँ किस में टूटता है बच्चे, एएमपी में। तो क्या रिलीज होगा, 2 फॉस्फेट। पूछा जाएगा इसके लिए एंजाइम कौन रिक्वायर्ड है, तो एंजाइम का नाम याद रखिएगा एमिनो एसाइल टीआरएनएस सिंथेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। पूछा जाएगा ये एंजाइम कैसे होते हैं, स्पेसिफिक, और एक्टिवेशन कॉस्ट कितनी होते हैं 2। मतलब ईच स्टेप में हमें क्या चाहिए, आपको 2 एटीपी चाहिए। क्यों, क्योंकि एटीपी किसमें खर्च आपको जो है डिसोसिएट हो रहा है, एएमपी में। अब एग्जाम में आएगा प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कोडेड एमिनो एसिड बच्चे कितने याद रखते हैं, कोडेड एमिनो एसिड 21। और यूकैरियोट्स का कितना, 20। यूकैरियोट्स के कोडेड एमिनो एसिड 20। अब एग्जाम में आएगा 20 फॉर यूकैरियोट्स और 21 फॉर प्रोकैरियोट्स। तो 1 एडिशनल कौन हो जाएगा, तो 1 एडिशनल मेथियोनिन मॉडिफाइड हो जाता है प्रोकैरियोट्स में अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसे देखेंगे क्या करते हैं हम, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। तो एग्जाम में आएगा फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन एडिशनल एमिनो एसिड रिक्वायर्ड होगी किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो कोडेड एमिनो एसिड फॉर प्रोकैरियोट्स 21 और कोडेड एमिनो एसिड फॉर यूकैरियोट्स 20। और पूछा जाएगा इससे हमारे पास जो है वो एमिनो एसिड की नेचर फाइंड आउट होगी। एग्जाम में आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनएस सिंथेटेज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो 20। प्रोकैरियोट्स में कितने, 21, क्योंकि एंजाइम जितना कोडेड एमिनो एसिड है उसी के अप्रॉक्स क्या होगी एंजाइम। अगर 20 कोडेड एमिनो एसिड यूकैरियोट्स में होते हैं तो उसके लिए 20 डिफरेंट टाइप की एंजाइम होगी, और प्रोकैरियोट्स में इसके नंबर 21, तो एंजाइम भी कितने हो जाएंगे 21। तो फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आ गया कि एमिनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम स्पेसिफिक होती है। और एटीपी इक्विवेलेंट कितने खर्च होते हैं एक्टिवेशन में, तो आंसर होगा 2 एटीपी इक्विवेलेंट कहने का मतलब एटीपी किसमें टूटा, एएमपी में। और एग्जाम में आएगा ये एंजाइम स्पेसिफिक है, तो प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के एंजाइम 21 और यूकैरियोट्स में कितने टाइप के एंजाइम 20। कंसेप्ट क्या याद रखना है, कोडेड एमिनो एसिड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूकैरियोट्स में 20, प्रोकैरियोट्स में 21, तो एंजाइम भी आपको प्रोकैरियोट्स में रिक्वायर्ड होगा 21 और यूकैरियोट्स में कितने होंगे 20। ये कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़े। तो पहली स्टेप क्या याद रखना है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सर 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 आवाज को यहाँ लग रही इसमें। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखें। सर सर अब बच्चे सेकेंड स्टेप समझे।
हाँ बोलिए। सर जब सर हाँ क्या बताइए, सर बताइए क्या प्रॉब्लम है। कि एटीपी जब टूटेगी तो 2 फॉस्फेट यूज होगी ना, आपने की पोस्ट लिखा था 2 एटीपी, तो इसका मतलब यही है कि 2 फॉस्फेट यूज होगी। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अब चलिए सेकेंड स्टेप देखें। हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मेरी आवाज आप लोग को नहीं आ रही है? हाँ बोलिए अनिल, क्या बात है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखें। सेकेंड स्टेप, एक्टिवेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आप सेकेंड स्टेप देखें, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, वो भी बताया जाएगा। पहले अभी स्टेप देखें। टेस्ट का सिलेबस हमने बताया, ग्रुप में दे दिया बच्चे। हाँ, आपको रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूछे जाएंगे और मॉलिक्यूलर बेसिस। हाँ नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो आपको क्या देखे थे, टीआरएनए है। अब टीआरएनए को चार्ज करना है तो क्या होगा, टीआरएनए में इस तरह की कंडीशन आएगी। एमिनो एसिड लेंगे और इस एमिनो एसिड को हमने क्या किया था, एएमपी के साथ एसोसिएट किया था। फिर क्या था, इसके पास एंजाइम E1 कंजुगेट थे। सर तो आपकी आवाज नहीं आ रही। यहां पर क्या हो जाएगा, टीआरएनए के साथ कौन जुड़ जाएंगे, टीआरएनए के साथ एसोसिएट हो जाएगा कौन, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड प्लस एएमपी। आपकी आवाज नहीं आ और रही। फिर क्या रिलीज हो जाएगा बच्चे, E1। फिर क्या रिलीज होंगे आपको जो है यहाँ पे E1। E1 क्या है, E1 आपके पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और फिर हमारे पास इस स्टेप के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए, तो उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा जो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए कौन आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा कौन, हमें चाहिए होगा एमिनो एसिड। और चार्ज एमिनो एसिड को हम कहाँ एसोसिएट करेंगे, टीआरएनए में। अब पूछा जाएगा क्या कि ये टीआरएनए हमारे पास जो है वो कौन से एंजाइम से एक्टिवेट होगा, तो उसका नाम याद रखिएगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए और ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मतलब क्या मिलेगा आपको, ट्रांसफरेज का मतलब हो जाएगा आपको जो ट्रांसफर करेगा टीआरएनए को, टीआरएनए की सरफेस पे क्या, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को। तो वहां एंजाइम का नाम याद रखेंगे टीआरएनए सिंथेटेज, यहां याद रखिएगा ट्रांसफरेज। तो एग्जाम में आएगा, हम क्या करते हैं, तो याद कीजिए हमने टीआरएनए के स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ी थी, ऐसा था, ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप को ध्यान से समझिए। पहले हमने क्या किया, एमिनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया। दूसरा क्या किया, इस तरह का कंडीशन है। अब ये टीआरएनए है, टीआरएनए में हमने इसे देखा था 3 प्राइम, ये देखा था 5 प्राइम, ये इसकी फर्स्ट आर्म थी। अब इस फर्स्ट आर्म पे क्या मिलेगा, फर्स्ट आर्म पे मिलेगा आपको एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड के साथ क्या एसोसिएट होगी, एएमपी। और इसको ट्रांसफर करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, तो ट्रांसफर करने वाला एंजाइम का नाम याद रखिएगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज।
अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या करते हैं, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में हम एमिनो एसिड को एएमपी स्टोर करके कहां आपको जो है लोड कर देते हैं 3 प्राइम एंड पे। 3 प्राइम एंड पे याद कीजिए क्या था, CCA सीक्वेंस, और यहां पे हमने क्या लोड कर दिया, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो फर्स्ट का याद रखना है, एमिनो एसिड को एक्टिवेट किए। हाँ क्या पूछे रोहित, क्या है, ATP cos 2 है, मींस 2 फॉस्फेट यूज होगा। हाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे, क्लियर। हाँ पूछा जाएगा नेक्स्ट क्या, हाँ अंशुमान क्या हो रहा है, वीडियो लैग हो रही है क्या बीच में, वो बच्चे 1-2 मिनट की कहीं वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होगी फिर ठीक हो जाएगा, क्लियर। चलिए हाँ, तो पहला क्या याद रखना है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। उसमें क्या याद रखना है कि टीआरएनए की सरफेस पे क्या लोड करना है, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जब लोड करेंगे तो एमिनो एसिड के साथ पहले से क्या जुड़ा है, एएमपी। और एएमपी कंटेनिंग एमिनो एसिड जब टीआरएनए से लोड होगी तो क्या रिलीज हो जाएगा, एंजाइम। और टीआरएनए के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इसके लिए एंजाइम कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज। वहां नाम था सिंथेटेज, यहाँ नाम होगा ट्रांसफरेज। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कितने टाइप के टीआरएनए चाहिए, तो पीछे हमने एक वर्ड देखा था जेनेटिक कोड, याद कीजिए जेनेटिक कोड कौन से नेचर की थी, डिजनरेट। और फंक्शनल एमिनो एसिड हमारे पास कितने हैं, कोडेड एमिनो एसिड है, यूकैरियोट्स में कितने, यूकैरियोट्स में है 20 और प्रोकैरियोट्स में कितने 21। तो एग्जाम में आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड, तो समझिएगा अगर हमारे पास फंक्शनल कोडन कितना था 61, और अगर हमारे पास जेनेटिक कोड कैसी होती, डिजनरेट नहीं होती, तो 61 टाइप का क्या चाहिए होता, टीआरएनए। लेकिन डिजनरेट नेचर के कारण टीआरएनए की इकोनॉमी क्या होगी, फेवर, और कम ही टीआरएनए से काम चल जाएगा। टीआरएनए कितने चाहिए होगा, केवल 20, और उसी से क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, 20 कोडेड एमिनो एसिड के लिए 20 टाइप का ही टीआरएनए चाहिए। क्यों, क्योंकि जेनेटिक कोड कौन से नेचर का था, डिजनरेट। अगर डिजनरेट नहीं होता तो हमें फंक्शनल कोडन कितने थे बच्चे, 61, तो हमें टीआरएनए भी कितने टाइप का चाहिए होता, 61। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीआरएनए की इकोनॉमी को कौन फेवर करेगा, तो डिजनरेट नेचर। अगर डिजनरेट नेचर है तो हमारे पास क्या होगी, कम ही टीआरएनए से हम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, पहले हमने एमिनो एसिड को एक्टिवेट कर लिया। दूसरा याद रखना है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को कहां लाना है, तो हमने टीआरएनए की 2 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रिकॉल करें, इसे कौन सी आर्म कहा था बच्चे, फर्स्ट आर्म। और फर्स्ट आर्म पे क्या जोड़ना है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। और एक्टिवेटेड एमिनो एसिड का वहां लाना कौन कैटेलाइज करेगा, तो एंजाइम का नाम होगा एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज। और कितने टाइप के टीआरएनए रिक्वायर्ड होगी, 20। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 61 फंक्शनल एमिनो, आपको क्या थे, 61 फंक्शनल थे कोडॉन, बट 20 क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, तो आंसर क्या लिखिएगा कि आपको जेनेटिक कोड कौन से नेचर की होती है, डिजनरेट। और डिजनरेट नेचर हमें क्या फेवर करता है, टीआरएनए की इकोनॉमी। मतलब 61 टीआरएनए नहीं चाहिए। अगर जेनेटिक कोड डिजनरेट नहीं होता तो 61 टाइप की क्या चाहिए होता, टीआरएनए। हर एक जेनेटिक कोड के लिए अलग अलग टाइप के टीआरएनए चाहिए, क्योंकि टीआरएनए पर क्या था बच्चे, एंटी कोडन, और एमआरएनए पर क्या है, जेनेटिक कोड। तो एग्जाम में आएगा टीआरएनए कम क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एमिनो एसिड कौन से आपको किससे कोड हो रहा है, डिजनरेट जेनेटिक कोड से। आपने देखा था 6 एमिनो एसिड, 6 कोडन वाले भी एमिनो एसिड थे, ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन। तो डिजनरेट नेचर क्या फेवर कर रहा है, इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए। तो पहला हमें क्या याद रखना है, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना। सेकेंड स्टेप बच्चे क्या याद रखना है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को टीआरएनए की 5 प्राइम एंड पर लाना, सॉरी 3 प्राइम एंड पर लाना। और 3 प्राइम एंड पे कौन से सीक्वेंस देखे थे, सी, सी और ए। और इसे कौन सा एंजाइम लाएगा, तो एंजाइम का नाम याद रखना है एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज। और इस एंजाइम को जो है वो कौन कैटलाइज करेगा, तो इसे लाने में हेल्प करेगा ये एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज।
और टीआरएनए कितने टाइप के रिक्वायर्ड होंगे? तो 61 कभी आंसर नहीं टिक कीजिएगा। कितने टाइप की? 20। क्यों 20? क्योंकि हमारे पास जेनेटिक कोड कौन से नेचर की है? डीजनरेट। क्लियर बच्चे? तो हमें क्या याद रखना है? सेकेंड कंसेप्ट, एमिनो एसिड एक्टिवेटेड एमिनो एसिड loaded on first arm of tRNA. This activity is catalyzed by एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा बच्चे? बस एंजाइम सेम है, नाम में आप ट्रांसफरेज रिप्लेस करेंगे किससे? सिंथेटिज। एमाइनो एसिड का वही नाम लिखना है, एमिनो एसाइल टीआरएनए, और इन प्लेस ऑफ बच्चे सिंथेटिज नाम रिप्लेस क्या कर देंगे? ट्रांसफरेज। एग्जाम में आएगा टीआरएनए की इकोनॉमी को कौन फेवर करता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको क्या? आंसर हो जाएगा 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको क्या याद रखना है? हमें जो है 3 टाइप की फैक्टर यहां पर याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? चार्ज टीआरएनए जो है वो क्या कैसी कंडीशन होगी? जब टीआरएनए की सरफेस पे क्या आ जाए बच्चे? टीआरएनए की सरफेस पे आ जाए आपको एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। टीआरएनए के कौन से एंड पे एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कंजुगेट होगा? तो 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड को हमने क्या कहा था? फर्स्ट आर्म। यहां पे सीक्वेंस क्या थे? CCA। और इसे कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करेगा? तो एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज। और पूछा जाएगा कितने टाइप की टीआरएनए हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो 61 फंक्शनल कोडेड एमिनो एसिड के लिए 61 नहीं, कितने चाहिए होगा? 20 ही। क्यों? क्योंकि टीआरएनए आपको 20 क्यों चाहिए? क्योंकि जेनेटिक कोड कौन से नेचर के थे? डीजनरेट। अगर डीजनरेट नहीं होते तो हमें 61 टाइप की टीआरएनए चाहिए होता। तो 61 टाइप के टीआरएनए की जगह पे हम कितने टीआरएनए से काम चला रहे हैं? 20। ऐसा क्यों है? क्योंकि जेनेटिक कोड कौन से नेचर का है? डीजनरेट। आपने देखा था बहुत सारे ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो आपको जो है वो डीजनरेट नेचर के थे। जैसे आपने देखा था ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन, कितने आपको जेनेटिक कोड से कोड होता था? 6 से। तो मैक्सिमम डीजनरेट नेचर भी था। 4 आपको जो है कोडॉन भी बहुत सारे एमिनो एसिड के लिए थे, 2 भी थे। 3 आपने देखा था किसके लिए? आइसोल्यूसिन। तो हमें 2 स्टेप हमने देख लिया। पहला क्या? एमिनो एसिड की एक्टिवेशन। दूसरा क्या होगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर थर्ड पे आए। किनको आवाज नहीं आ रही? अंशुमान आवाज नहीं आ रही क्या बच्चे आपको? बाकी सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो क्लियर है Yes, ना? sir. हाँ आ जाएगी बच्चे। वो कभी कभी हो सकता है आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो बच्चे। हाँ, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड 2 स्टेप हमने देख लिया। अब 3 स्टेप जो बात किया उसे ध्यान से समझिएगा। चेन इनिशिएशन, चेन इनलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। यही 5 स्टेप हम कहाँ पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन में। तो हमने पहली स्टेप देख ली, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब दूसरे के स्क्रीनशॉट लें, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर हम थर्ड पे आए। हाँ बच्चे पूरे आएंगे गुंजन। मॉलिक्यूलर बेसिंग स्टार्टिंग से आएंगे क्योंकि जीटी है ना, तो उसमें सब आएगा।
अब बच्चे ये 3 स्टेप ध्यान से समझिएगा। बोल रहे हैं आपको थर्ड स्टेप जो है वो ध्यान से समझेंगे। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, रुकिए हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखनी है ट्रांसलेशन में थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेप को कहेंगे चेन इनिशिएशन। ये 3 स्टेप ध्यान से समझेंगे बच्चे, इसी से एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। पहले आपने देखा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा क्या देखा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना है और टीआरएनए को चार्ज करना है। नेक्स्ट अब है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या क्या स्टेप होगी हम ध्यान से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, आपने पिछली क्लास में देखा था एमआरएनए क्या एक्ट करेगा बच्चे, टेम्पलेट। अब समझिए एमआरएनए को टेम्पलेट के रूप में हम जो है वो क्लासिफाइड किए। अब एमआरएनए टेम्पलेट के रूप में है तो इसके पास क्या है जेनेटिक कोड, ध्यान से समझिएगा। और जेनेटिक कोड कैसे थे बच्चे, ट्रिपलेट। मान लीजिए पहली जेनेटिक कोड है, ये सेकेंड जेनेटिक कोड है, ये थर्ड जेनेटिक कोड है, ये फोर्थ जेनेटिक कोड है, ये फिफ्थ है। तो ये सारे क्या है बच्चे जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड है तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे समझिएगा, सबसे पहले यहां पे कौन कंबाइंड होता है, स्मॉलर सब यूनिट। सारे स्टेप को ध्यान से समझिएगा, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट कहां कंबाइंड होगा, स्मॉलर सब यूनिट कंबाइंड होंगे एमआरएनए पे। और एमआरएनए पे हमें जो है वो स्मॉलर सब यूनिट कौन कौन है राइबोसोम की, रिकॉल करें 30S था प्रोकैरियोट्स के, 70S के लिए, और यूकैरियोट्स के लिए स्मॉलर सब यूनिट कौन सा था बच्चा, आपको 40S। तो 40S और 30S कहां कंबाइंड होगा, आपको जो है वो कहां पे, जहां पे कैप होंगे। हमने पीछे देखा था एमआरएनए बनने समय यूकैरियोट्स में क्या बनता है कैपिंग, और प्रोकैरियोट्स में हमारे पास कैपिंग नहीं था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि 30S जो स्मॉलर सब यूनिट है 70S का, और 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है आपको 80S का, ये कहां बाइंड होंगे। तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा। 2 टाइप के सीक्वेंस मिलते हैं एमआरएनए पर, एक को कहते हैं एसडी सीक्वेंस और एक को याद रखिएगा कोजेक सीक्वेंस। तो क्या होगा समझिएगा, यहां एमआरएनए पे हमें क्या करना है, 2 तरह की सीक्वेंस बनानी है। एक सीक्वेंस को हम कहते हैं एसडी, ध्यान से समझेंगे, यही सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक सीक्वेंस कौन सा होगा, कोजेक। तो एसडी और कोजेक सीक्वेंस का काम क्या है बच्चे, यहां पे 30S और 40S रिकॉग्नाइज करेगा। तो मान लीजिए यहां पर स्मॉलर सब यूनिट आ गया, स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड हो गया कहां पे, एसडी सीक्वेंस पे, ऐसे। तो एसडी सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स और आपको जो है कोजेक सीक्वेंस इन यूकैरियोट्स, कौन रिकॉग्नाइज किया, स्मॉलर सब यूनिट। अब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यहां आ गया, इसको लिखिए एसएसयू, स्मॉलर सब यूनिट। अब स्मॉलर सब यूनिट यहां जब आ जाएगा तो क्या होगा, इस तरह की कंडीशन आएंगी।
ये हम फर्स्ट स्टेप देखे, सेकेंड थर्ड स्टेप समझिएगा क्या होगा। स्मॉलर सब यूनिट यहां बाइंड हो गया, और यहां पे मान लीजिए यहां से इनिशिएशन स्टार्ट होना है, तो इसको मान लीजिए इनिशिएशन कोडन कौन है बच्चे, mRNA पर AUG। ध्यान से समझिएगा सारे स्टेप को। अब यहां पर क्या आएगा बच्चे, tRNA। अब tRNA आ गया। अब इस tRNA के पास क्या है तो समझिएगा, tRNA के पास है एंटीकोडन, और जेनेटिक कोड के पास, जेनेटिक कोड कहां थे, mRNA पर। तो अब समझिएगा यहां कॉम्बिनेशन क्या होगी, A की कॉम्बिनेशन U, ध्यान से समझिएगा, U की कॉम्बिनेशन A, G की कॉम्बिनेशन C। तो ये जो tRNA आया बच्चे, इस tRNA के पास क्या होगा, tRNA के पास एंटीकोडन क्या होगी, तो tRNA के एंटीकोडन AUG हमने पीछे देखा था इनिशिएशन कोडन है, मतलब यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करना है, और स्टार्ट होगा कहां से, मोस्टली AUG से, और AUG से रिजेंबल्स tRNA पर क्या होगा बच्चे, UAC, इसे हम क्या कहेंगे, एंटीकोडन। ध्यान से समझिएगा। और mRNA पर ये जो AUG है बच्चे वो क्या है, इनिशिएशन कोडन। तो इसके सिमिलर एंटीकोडन कंटेनिंग tRNA आया, और कहां पर आया, सबसे पहले आया स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट दो तरह के थे, एक 30S और एक क्या था बच्चा, 40S। 30S किसका स्मॉलर सब यूनिट था, 70S का, और 40S स्मॉलर सब यूनिट किसका होगा, तो आपको 80S के। और ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा, तो हम अभी लिखेंगे यूकैरियोट्स में कोजेक, और प्रोकैरियोट्स में कौन से सीक्वेंस देखेगा आपको, जो है वो SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस को हम कहते हैं साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। पूछा जाएगा जब ये कंबाइंड हो गया स्मॉलर सब यूनिट तो क्या आएगा, tRNA, और tRNA के पास क्या है, एंटीकोडन। एंटीकोडन हमारे पास क्या रिजेंबल्स करेगा, AUG से, तो AUG से रिजेंबल्स करेगा UAC। अब पूछा जाएगा ये AUG किसके लिए स्पेसिफाई है बच्चे, मिथ्योनिन। और प्रोकैरियोट्स में यही इनिशिएशन कोडन कौन सा होता है, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन की जरूरत किस में होगी, यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडन में एक वर्ड जोड़ देंगे, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। तो वहां पर इनिशिएशन के लिए अमीनो एसिड कौन आएगा, F मिथ्योनिन। F मिथ्योनिन मतलब फॉर्माइलेटेड, तो फॉर्माइलेटेड मतलब F हो गया। F क्या बताया बच्चे, फॉर्माइलेटेड। अब फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन हमें जरूरत होगी प्रोकैरियोट्स में, और मिथ्योनिन की जरूरत कहां होगी, यूकैरियोट्स में, और ये आके कहां बाइंड करेगा बच्चे, स्मॉलर सब यूनिट से। अब समझेंगे, यहां से ये आगे की ओर मूव करेगा, मतलब राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट और अलोंग विथ tRNA, और tRNA पर क्या है बच्चे, tRNA पर है एंटीकोडन, और एंटीकोडन क्या है, AUG से रिजेंबल्स है UAC। अब ये कॉम्प्लेक्स कहां मूव करेगा, आगे की ओर, कहां तक आएगा, आएगा जहां पे इनिशिएशन कोडन है वहां पे, वहां आके एसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा, सारे डायग्राम से सबकी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसा होगा, ध्यान से समझिए। यहां मान लीजिए 5 प्राइम एंड था, ये है 3 प्राइम, यहां पर था बच्चे AUG। अब यहां पे आ गया ये tRNA, और इसके साथ आ गए राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट, ऐसे। यहां बच्चा क्या था, U, यहां AC, और ये tRNA किसको लेके आया है बच्चे, मिथ्योनिन यूकैरियोट्स में, और फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन प्रोकैरियोट्स में। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि 30S का या 40S क्या है, दो आपके पास जो है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। प्रोकैरियोट्स में बनेगा 30S मतलब स्मॉलर सब यूनिट, और यूकैरियोट्स में क्या बनेगा, 40S। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा बच्चे, 30S या 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट समझिएगा, इसके बाद कौन आएगा बच्चे, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट, और लार्जर सब यूनिट में कौन है बच्चे, 50S और 60S। लार्जर सब यूनिट में कौन आता है, 50S या 60S। तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब हम डायग्राम आपको ऐसे बता रहे, देखिए
ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट पहले से था, इसके पास क्या था बच्चे, AUG। और यहाँ पे tRNA कौन आया, जिसके पास है UAC। अब इस tRNA के पास क्या है, मिथ्योनिन और फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। मिथ्योनिन फॉर प्रोकैरियोट्स, आपको यूकैरियोट्स, और फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन फॉर प्रोकैरियोट्स। पूछा जाएगा अब क्या आएगा बच्चे, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट ले आइए। तो लार्जर सब यूनिट ले आए हम किसका, आपको जो है 50S या 60S। अब ये जब लार्जर सब यूनिट आ गया बच्चे, तो यहां पर क्या बन गए, यहां पर बन गए दो कॉम्प्लेक्स। एक का नाम क्या होगा, एक का नाम हो सकता है जब 50 और 30 मिलेंगे तो 70S, और जब मिलेगा 60 और 40 80S। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो सबको क्लियर हो गया बच्चे, क्या करना है एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले mRNA कैसे एक्ट कर रहा है बच्चा, टेम्पलेट। और इस mRNA पर क्या है बच्चे, जेनेटिक कोड। तो एग्जाम में आएगा सबसे पहले कौन सी सब यूनिट बाइंड होती है राइबोसोम की, स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम में कौन से सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, तो SD सीक्वेंस फॉर प्रोकैरियोट्स और कोजेक सीक्वेंस फॉर यूकैरियोट्स, दोनों के सीक्वेंस में हम लिखेंगे। एग्जाम में आएगा जब स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो जाएगा तो कौन आएगा, ऐसा tRNA जिसके पास एंटीकोडन कैसे हो, UAC। और जब ये स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा तो ये स्मॉलर सब यूनिट और tRNA आगे बढ़ेगा, कहां पे आके रुकेगा, जहां पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, AUG। और जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से आके जुड़ेगा तो उस समय स्मॉलर सब यूनिट की क्या बन जाएगी, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर क्या आता है, फिर आता है लार्जर सब यूनिट। और लार्जर सब यूनिट आएगा तो क्या करेगा, 70S या 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब 30 और 50 मिलेंगे बच्चे तो 70S बनेगा जो प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या बनेगा, 40 और 60 मिलके 80। तो एग्जाम में आएगा ये जो कॉम्प्लेक्स बना लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के कॉम्बिनेशन से, उसे हम क्या कहेंगे, 70S इनिशिएशन या 80S। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, इस लार्जर सब यूनिट के आने के बाद कितने साइट होंगे बच्चे, इसके पास 3। ध्यान से समझिएगा, एक साइट को हम कह रहे हैं E, और एक जहां पे tRNA आया है उसे कहते हैं P, और एक होता है बच्चे A। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा E कौन सी साइट है, एग्जिट साइट। P कौन सा है, अभी लिखेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और A कौन सा है, एमिनो एसाइल साइट। तो एग्जाम में आएगा जो लार्जर सब यूनिट आया उसमें राइबोसोम के पास कितने साइट, 3, E, P और A। तो एग्जाम में आएगा कि हमारे पास सबसे पहला tRNA कौन से साइट को एक्वायर करता है, बोर्ड पे देख के बोलिए, फर्स्ट tRNA एक्वायर्ड विच साइट, E, P और A, कहां पे है tRNA फर्स्ट, कहां एक्वायर कर रहा है बच्चे, E, P और A, कहां पे tRNA है, बोर्ड पे लिखा हुआ है tRNA आपको कहां पे है। तो tRNA बच्चे कहां पे है, देखिए बोर्ड पे, बताइए tRNA कहां पे, P पे। हाँ सही है कुछ। तो याद रखना है फर्स्ट इनिशिएशन के लिए tRNA सबसे पहले कौन से साइट पे आएगा, तो ऑप्शन में टिक करेंगे P साइट पे। हाँ क्लियर है गुंजन। तो आपसे अब पूछा जाएगा क्या बच्चे, इनिशिएशन में क्या होगी, तो सिंपल याद रखना है mRNA की सरफेस पे हमारे पास कौन सबसे पहले यूनाइट होगा, राइबोसोम। राइबोसोम की कौन सी यूनिट, स्मॉलर। स्मॉलर सब यूनिट पे सबसे पहले कौन आएगा, चार्ज tRNA। और कौन सा चार्ज tRNA आएगा, जिसके पास एंटीकोडन हो UAC, क्योंकि यही जेनेटिक कोड AUG के साथ रिजेंबल्स करेगा। पूछा जाएगा जब ये आ जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, स्मॉलर सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या आता है, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट आने के बाद क्या बनेगा बच्चे, 70S या 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में 3 साइट होगी, E, P और A। E क्या होता है, अभी लिखेंगे, P क्या होता है और A क्या होता है। पूछा जाएगा पहला tRNA कहां पर है, तो P साइट। फर्स्ट tRNA एक्वायर्ड तो कौन सा हो जाएगा, P साइट। यहीं पर इनिशिएशन रुक जाती है। और इनिशिएशन में कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इनिशिएशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में उसके नंबर कितने याद रखे थे बच्चे, 3, और यूकैरियोट्स में कितने थे, 9। और ये इनिशिएशन फैक्टर ही हमारे पास क्या लाता है, इनिशिएशन। तो हम फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि mRNA को एज अ टेम्पलेट यूज करना है।
फिर सेकेंड स्टेप बच्चे क्या याद रखना है, हमें लाना है एक आपको स्मॉलर सब यूनिट को। स्मॉलर सब यूनिट जो है आने के बाद किसे लाना है, टीआरएनए को। टीआरएनए के लाने के बाद क्या करना है, हमें जो है उसके बाद लाना है लार्जर सब यूनिट, और लार्जर सब यूनिट जब आ जाएगा तो 3 साइट मिलेंगे, ई, पी और ए। तो चार्ज टीआरएनए पहला कौन से साइट एक्वायर करता है बच्चे, तो आपको पी साइट पूछा जाएगा। इस इनिशिएशन में हमें क्या चाहिए, तो इनिशिएशन में हमें चाहिए इनिशिएशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होती है, 3। कौन कौन होते हैं वो भी नाम याद रख सकते हैं आप। और पूछा जाएगा यूकैरियोट्स में कितने, 9। तो 9 फॉर नंबर ही एग्जाम में अभी तक आया है। इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में 3 और इनिशिएशन फैक्टर इन यूकैरियोट्स 9। तो ये इनिशिएशन की जो हमने स्टेप लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबको समझ में आ गया। अब इसके हम लैंग्वेज लिखा दे, समझ में आ गया, तो इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसके लैंग्वेज लिखा दे बच्चे। जीटी में एक 11th का चैप्टर और एक 12th का कुछ नहीं, अभी तो तत्काल आपको दिया जाएगा बच्चे, एक रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एक आपको जो है मॉलिक्यूलर। अगले टेस्ट से एक 11 देंगे, एक 12। अब बच्चे ध्यान से समझे। अब आपको इनिशिएशन में हमने जितने भी स्टेप यूज किए हैं डायग्राम के फॉर्म में, सबको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे, जिससे इनिशिएशन से जो क्वेश्चन है वो बन जाए। और इलोंगेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन, ये ध्यान से समझिएगा। अब इनिशिएशन में हमने क्या क्या लिखा है बच्चे, सबको लिख देते हैं। चैन इनिशिएशन के लैंग्वेज, सारे स्टेप को ध्यान से समझेंगे, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ट्रांसलेशन की ये स्टेप, फर्स्ट क्या याद रखने हैं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलर सब यूनिट, सारे लैंग्वेज लिख लें, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूनाइट्स एट 5' end of mRNA। (30S) रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज करता है 30S बच्चे, SD सीक्वेंस। ये दोनों एग्जाम में आता है। अगर छोटे वाले सब यूनिट होंगे 70S का, तो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस को हम कहते हैं साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। और SD सीक्वेंस कैसे होती है बच्चे, इस तरह की, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है। 5' एंड में मान लीजिए यहाँ AUG है, इससे 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड पहले अप स्ट्रीम में होता है SD सीक्वेंस। क्या होता है ऐसे, AGGU, मतलब ये 7 बेस के सीक्वेंस है, और इससे एग्जाम में आता है, इससे हम कौन से सीक्वेंस कहते हैं, SD। यही SD सीक्वेंस कौन रिकॉग्नाइज करता है बच्चे, 30S। 30S इसी को पहचानेगा, अगर ये जहां पे होंगे वहां पर जाके यूनाइट कर जाएगा। एग्जाम में आएगा 30S तो SD सीक्वेंस पहचाना। 40S किसको पहचानता है,
तो याद रखिएगा 40s रिकॉग्नाइज, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। कोजेक सीक्वेंस, तो कोजेक सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? 40s। अब ये कैसे होते हैं, हम यहां बनाते हैं, देखिए ऐसा, ये मान लीजिए 5 प्राइम एंड है बच्चे, यहाँ है AUG, यहां से शुरू करना है और यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे ये भी होता है 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड पहले, और इसका नाम होता है कोजेक। कोजेक में क्या होता है बच्चे, ऐसे 7 बेस होते हैं, ACC, AUG और G। तो 7 बेस की यह सीक्वेंस क्या कहलाएगी बच्चे? कोजेक। और 7 बेस की वह सीक्वेंस कहलाएगा SD। तो एग्जाम का एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिकॉग्नाइज विच सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स, आंसर टिक कीजिएगा SD सीक्वेंस। SD स्टैंड्स फॉर साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस। और यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट किसको रिकॉग्नाइज करेगा? तो ऑप्शन में जाएंगे कोजेक सीक्वेंस। दोनों 7 बेस की सीक्वेंस है। यहां होता है AGGU, मतलब एडेनिन और ग्वानिन रिच, मतलब प्यूरिन रिच है। यहाँ क्या है? ACC AUGG, मतलब ये भी 7 बेस की सीक्वेंस है। अब ये जब स्मॉलर सब यूनिट आ गया बच्चे, तब क्या होगा? तब tRNA आएंगे, और tRNA के पास प्रोकैरियोट्स में कौन सा आपको एमिनो एसिड होगा? फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। और यूकैरियोट्स में कौन सा होगा? मिथियोनिन। तो फिर क्या होगा? tRNA combines with smaller subunit, it counts। इसके पास क्या होता है? it counts मिथियोनिन। मिथियोनिन किसमें होता है बच्चे? मिथियोनिन इन यूकैरियोट्स। सारे पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, F मिथियोनिन, F को हम कहते हैं फॉर्माइलेटेड, मतलब फॉर्माइल ग्रुप जोड़ना, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। तो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन से स्टार्ट होगा प्रोकैरियोट्स की ट्रांसलेशन, और मिथियोनिन से स्टार्ट होगा यूकैरियोट्स की। उसके बाद क्या होगा? दीज टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बच्चे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब, एक था राइबोसोम छोटे सब यूनिट, एक था tRNA, और tRNA के ऊपर में क्या है? ऊपर में है मिथियोनिन या फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। ये मूव करेगा, और मूव करके कहां तक पहुंचेगा? जहां पर AUG है। तो दिस टर्नरी कॉम्प्लेक्स रीचेज अप टू, कहां तक पहुंचेगा? इनिशिएशन कोडन। और इनिशिएशन कोडन कौन से हैं बच्चे? AUG। उसके बाद क्या आएगा बच्चे? लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट combines having, कौन से साइट होते हैं? E को कहते हैं एग्जिट साइट। दूसरा होता है इसके पास P को क्या कहते हैं बच्चे? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट, पेप्टिडाइल साइट। और A को क्या कहते हैं बच्चे? एमिनो एसिड साइट। इसको एक्सेप्टर साइट भी कभी कभी किसी किसी बुक में लिखता है। तो फर्स्ट इनकमिंग tRNA कहां आएगा बच्चे? P साइट। फर्स्ट इनकमिंग tRNA एक्वायर P साइट। तो सबसे पहले इनिशिएशन के लिए हमारे पास जो है वो कौन सी साइट ब्लॉक होगी? तो P साइट। कॉम्प्लेक्स फिर से बता देते हैं बच्चे, समझिएगा संचित। टर्नरी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बच्चे? यहां अभी हमने एक डायग्राम बनाई थी, ऐसा बच्चे समझिए, ऐसा था। ये स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम के थे, इसके पास आया बच्चे tRNA, और tRNA की सरफेस पे क्या है?
टीआरएनए के 5 आपको जो 3 प्राइम एंड पे मिथ्योनिन है या फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सी कॉम्प्लेक्स कहेंगे बच्चे? टर्नरी। टर्नरी मतलब 3 कॉम्प्लेक्स, एक राइबोसोम की छोटे यूनिट, एक टीआरएनए, और टीआरएनए के सरफेस पे क्या एसोसिएट है? एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड? यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन और प्रोकैरियोट्स में कौन सा? फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। तो हमें बच्चे ये 5 स्टेप जो हमने अभी लिखी, पहला क्या? सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आते हैं। स्मॉलर सब यूनिट किसको रिकॉग्नाइज करता है? तो एसडी या कोजेक। एसडी सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? 30s। और कोजेक को कौन? 40s। उसके बाद क्या आता है? टीआरएनए। और टीआरएनए हमने पिछली डायग्राम में बताया था, टीआरएनए क्या कैरी करता है? एंटीकोडन। और उसके पास प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स में आएगा पहले इनिशिएशन एमिनो एसिड कौन आएगा इनिशिएशन के लिए? फॉर्माइलेटेड। और यूकैरियोट्स में कौन आएगा? मिथ्योनिन। तो फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन फॉर प्रोकैरियोट्स और मिथ्योनिन फॉर यूकैरियोट्स। जब ये आ जाएगा तो फिर आएगा लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में कितने साइट है बच्चे? 3, ई, पी और ए। उसके बाद एग्जाम में आएगा इनिशिएशन के लिए पहली कौन सी साइट ब्लॉक होती है? तो अभी हमने देखा था डायग्राम में पी। तो इनकमिंग टीआरएनए सबसे पहले कौन से साइट को ब्लॉक करता है फॉर इनिशिएशन? तो आंसर टिक करेंगे पी। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है कि एसडी सीक्वेंस कौन रिकॉग्नाइज करेगा? 30s। मतलब ये किस में मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में। कोजेक सीक्वेंस कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट में। किससे रिकॉग्नाइज होगा? 40s से। और सिंपल याद रखना है, पहले आएगा स्मॉलर सब यूनिट, फिर आएगा लार्जर, और उससे पहले क्या आएगा? टीआरएनए, जो क्या करेगा? मिथ्योनिन कंटेनिंग होगा यूकैरियोट्स में और फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन प्रोकैरियोट्स में। फिर ये बन जाएंगे 70s या 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और लार्जर सब यूनिट के पास कितने साइट है? ई, पी और ए। पहला आपको जो टीआरएनए कहाँ आपको कौन सी पोजीशन एक्वायर्ड कर रहा है? ई, पी और ए में, तो पी। तो एग्जाम में आएगा इनकमिंग टीआरएनए एक्वायर्ड विच पोजीशन इन राइबोसोम? ई, पी और ए। तो आंसर क्या होगा? पी। तो सबसे पहले इनिशिएशन के लिए कौन सी साइट ब्लॉक हो जाती है बच्चे? पी। सबको क्लियर हो गए? इनिशिएशन के सारे स्टेप क्लियर हो गए? जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसको हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया बच्चे। एसडी सीक्वेंस क्या याद रखिएगा? 7 बेस की है, एजीजी, एजीजी, यू। और यहां याद रखेंगे एसीसी, एयूजी, जी। क्लियर बच्चे? क्लियर? चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इनिशिएशन कौन लाता है बच्चे? इनिशिएशन फैक्टर। ये भी एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इनिशिएशन ब्राउट बाय इनिशिएशन फैक्टर। कौन लाता है? इनिशिएशन फैक्टर। अब इसके कुछ नेम ही एग्जाम में आते हैं, तो आप ये नेम याद रखिए कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर होंगे। प्रोकैरियोट्स में नंबर ही, जब भी पूछा गया नंबर ही, तो प्रोकैरियोट्स में बच्चे रिक्वायर्ड होती है 3 इनिशिएशन फैक्टर। यूकैरियोट्स में इसके नंबर बढ़ जाते हैं बच्चे, यूकैरियोट्स में होते हैं 9। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर? 3। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही, नंबर ऑफ इनिशिएशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट्स 3।
इनोंगे आपको इनिशिएशन फैक्टर इन यूकैरियोट्स आपको जो है 9। अब हम इसमें नंबर बता रहे हैं, देखिए ऐसा, इसमें तो सिंपल ऐसे नाम होते हैं IF1 मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। तो कभी क्यों नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर, समझ में आ गया, क्योंकि नंबरिंग कैसी है, आपको IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, तो नंबर ही पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर 3। अब यूकैरियोट्स में 9 है, तो इसमें कैसा होता है, सो देखिए ऐसा, इसकी नंबरिंग इस तरह से होती है बच्चे। स्मॉल e क्या बता रहा है, यूकैरियोट्स, फिर बता रहा है क्या, इनिशिएशन फैक्टर, और ये होता है 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 बीटा या 2b, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 के कुछ सब टाइप होते हैं बच्चे, जैसे होता है 4a, 4b, 4c, 4d, तो कितना हो गया 4। फिर हो गया यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में अभी तक जो मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है नंबर से, नंबर क्या आएगा कि प्रोकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे, तो आंसर टिक कीजिएगा 3। कौन कौन से 3 क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि सिंपल है, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, तो नंबर से ही काम चल जाता है कि हाउ मेनी इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड इन प्रोकैरियोट्स, तो आंसर कितना होगा 3। बट यही क्वेश्चन आए हाउ मेनी इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड इन आपको इनिशिएशन ऑफ यूकैरियोट्स, तो हम आंसर टिक करते हैं 9। अब 9 में नंबर कौन कौन से होंगे, ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 9 तक है, थोड़ा चेंज है, कैसे याद रखना है ऐसा, E stands for eukaryotes, I for initiation और F for factor। तो एक है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, एक है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b, एक है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, एक है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4, और 4 में बच्चे कितने हैं, सब टाइप, 4a, 4b, 4c, 4d, फिर है 5 और 6, तो टोटल काउंट करें बच्चे 9 हो गया। तो एग्जाम के लिए बस हम नंबर याद रखते हैं, हमें कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रोकैरियोट्स इनिशिएशन फैक्टर होंगे, क्योंकि 1 2 3 है, और यूकैरियोट्स में कौन कौन होते हैं उसके नंबर बस 9 नंबर में कौन कौन है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9। तो हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट नहीं होता है, होता है सेकेंड, होता है सेकेंड के साथ होते हैं 2b, थर्ड होता है 4 के साथ होते हैं ABCD, और 5 और 6। तो आप हमें यूकैरियोट्स का याद रखना है 9, प्रोकैरियोट्स का कितना याद रखना है 3। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, इनिशिएशन फैक्टर क्या लाएगा, इनिशिएशन, और नंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स में इसके नंबर बच्चे 3 और यूकैरियोट्स में नंबर कितने होंगे 9। हम ये नहीं याद रखेंगे कौन कौन है, उससे हमें कोई कभी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया मेडिकल एग्जाम में कि कौन कौन से यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर हैं, लेकिन नंबर जरूर याद रखेंगे, और नंबर कितने होंगे, क्लियर। ई लगाते हैं बच्चे, रजनीश ई स्मॉल ई बता रहा है यूकैरियोट्स को, स्मॉल ई रिप्रेजेंट्स यूकैरियोट्स, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, यहां है IF, तो मतलब इनिशिएशन फैक्टर, प्रोकैरियोट्स में सीधे IF1, IF2, IF3, बट यूकैरियोट्स में IF से नहीं लिखेगा तो डिफरेंशिएट कैसे करेगा, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जाम में आता है कि 9 कैसे होंगे, तो 9 ऐसे होंगे, स्मॉल e इनिशिएशन फैक्टर 2, स्मॉल e मतलब यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, और बीच में क्या है 4 के 4 सब टाइप है ABCD। तो हम क्या याद रखें कि हमारे पास इनिशिएशन में क्या होगी 3 इनिशिएशन फैक्टर और 4 क्या 9 यहाँ इनिशिएशन फैक्टर, प्रोकैरियोट्स के लिए 3, यूकैरियोट्स के लिए 9। तो हम अब आपको 3 स्टेप तो मेरे अंदाज से क्लियर हो गया। पहला, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को कहां लानी है, टीआरएनए पे,
और टीआरएनए पे लाने को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। पूछा जाएगा अब जब एमिनो एसिड एक्टिवेट हो गया और टीआरएनए चार्ज हो गया तो हमें 3 स्टेप और देखनी थी, उसमें हमने एक स्टेप देख लिया, कौन सा, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन को हम एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में काफी आता है इनिशिएशन, इनलोंगेशन और टर्मिनेशन। पहला क्या आएगा, इनिशिएशन के लिए एमआरएनए पर सबसे पहले कौन कंबाइंड होगा, स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में 30S किसको रिकॉग्नाइज करता है, बच्चे ऑप्शन में टिक कीजिएगा, 30S रिकॉग्नाइजेस एसडी सीक्वेंस। एसडी सीक्वेंस क्या है बच्चे, साइन डेलगेरने सीक्वेंस। ये एडेनिन और ग्वानिन रिच होती है, मतलब प्यूरिन बेस एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन रिच होती है। कितने बेस थे, 7। ऐसे याद रखेंगे, एजीजी यू। और कहां होगा, अप स्ट्रीम। किससे अप स्ट्रीम होगा, इनिशिएशन कोडन एयूजी से। कितने बेस पेयर पहले इसकी प्लेसमेंट होगी, 3 से 10। 3 से 10 आपको न्यूक्लियोटाइड पहले होता है। ये पूछा जाएगा इसमें अपने कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 7। और 7 बेस से याद रखना है, एजीजी और लास्ट में यू। अब पूछा जाएगा नेक्स्ट, 40S जो एसडी सीक्वेंस की तरह यूकैरियोट्स में किसे रिकॉग्नाइज करता है, तो आंसर कीजिएगा कोजेक सीक्वेंस। कोजेक सीक्वेंस कैसा था बच्चे, कोजेक सीक्वेंस के पास था ACC AUG, मतलब वहां भी 7 बेस है बट ACC AUG और G। एग्जाम में आएगा जब स्मॉलर सब यूनिट कंबाइंड हो गया तो क्या आएगा, टीआरएनए। टीआरएनए क्या लेके आएगा, टीआरएनए आएगा फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, किसके लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए, और मिथ्योनिन फॉर यूकैरियोट्स। क्योंकि इनिशिएशन कोडन क्या है बच्चे, AUG। AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को। तो मिथ्योनिन इन यूकैरियोट्स, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन इन प्रोकैरियोट्स। पूछा जाएगा फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होने से क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो प्रोकैरियोट्स का इनिशिएशन कोडन AUG है बट एमिनो एसिड मिथ्योनिन नहीं है, उससे पहले एक वर्ड लग जाएगा F मिथ्योनिन। F मिथ्योनिन कहने का मतलब फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। पूछा जाएगा जब ये मिथ्योनिन या फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन टीआरएनए पे आके आपको टीआरएनए के साथ कहां जाएंगे, स्मॉलर सब यूनिट के पास, तब किसकी मूवमेंट होगी, लार्जर। लार्जर सब यूनिट आने से क्या बन जाएगा बच्चे, 70S इनिशिएशन या 80S। फिर एक और एग्जाम का क्वेश्चन आता है, इस लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के पास कितनी साइट है, 3। E एग्जिट साइट, P पेप्टिडाइल साइट और A को एमिनो एसाइल साइट भी कहते हैं या एक्सेप्टर साइट। पूछा जाएगा हमारे पास जो टीआरएनए था वो कहां पे मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको P साइट पे। और एक और चीज याद रखना है, पहले एसडी सीक्वेंस या कोजेक सीक्वेंस पे आता है राइबोसोम और फिर मूव करता है, और मूव करके कहां पर जाके रुकेगा, जहां पे इनिशिएशन कोडन है, तो उसे हम मानते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स की मूवमेंट होगी। टर्नरी कॉम्प्लेक्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स 3 में से कौन है, राइबोसोम, उसकी कौन सी यूनिट, स्मॉलर। एक याद रखिएगा टीआरएनए, और एक कौन सा है, टीआरएनए की सरफेस पे है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन या मिथ्योनिन। पूछा जाएगा इनिशिएशन कौन लाता है, तो इनिशिएशन फैक्टर। बस नंबर ही आज तक पूछे गए तो आप नंबर ही याद रखिए। प्रोकैरियोट्स में इसकी नंबर 3, यूकैरियोट्स में इसकी नंबर 9। प्रोकैरियोट्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं बच्चे, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। यूकैरियोट्स में कैसे होंगे, यूकैरियोट्स में होंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4, उसके A B C D। फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। पूछा जाएगा इसके लिए एनर्जी कैसे मिलते हैं, तो एमिनो एसिड के लिए एनर्जी कैसे मिला था बच्चे, एमिनो एसिड के लिए एनर्जी मिला था किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। इनिशिएशन को एनर्जी कैसा चाहिए, तो GTP के फॉर्म में। सारे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनिशिएशन नीड्स एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी कितने चाहिए बच्चे, GTP। तो हमने इनिशिएशन देख ली, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड देख ली, और आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए देख लिया। 5 स्टेप में हमने 3 स्टेप देख ली। और अब अगली क्लास में कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चे, चेन इनलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। उसके बाद एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो हमें ट्रांसलेशन में 3 स्टेप देख लिया आउट ऑफ 5, 2 स्टेप और बच गए, एक इनलोंगेशन और एक
टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन तक सबको क्लियर हो गया बच्चे? इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन और यूटीआर वो अगली क्लास में देख लेंगे। और हाँ, आपके एग्जाम में कुछ बच्चे लिख रहे हैं क्या, जीटी में आपका 1/11 आता है बच्चे, 1/12, लेकिन अभी इस बार क्या आएगा, हमने बताया था आपको ऐसे आएगा, एक रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एक आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस, ये दोनों आएंगे। हाँ, अगली टेस्ट से 1/11 के टॉपिक रख लेंगे और 1/12 का रखेंगे। क्लियर बच्चे? क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये दोनों आपने उसे पहले ही देख लिया है, इसे देख लेंगे, दोनों का आपको जो है टेस्ट हो जाएगा। तो उससे भी 4 और 5 क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर बच्चे? सबको यहां तक कंसेप्ट क्लियर? इनिशिएशन तक समझ में आ गया? टोटल कितने क्वेश्चन होंगे बच्चे? हाँ, कुछ बच्चे होंगे टोटल क्वेश्चन 90 रहते हैं ना बच्चे। हमने सारे स्टेप को ध्यान से समझना है, इनिशिएशन समझना है, इलॉन्गेशन समझना है, टर्मिनेशन समझना है। तो हमने एक स्टेप देख लिया है, चैन इनिशिएशन, अब 2 और देख लेंगे, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। 90 क्वेश्चन आएंगे बच्चे टेस्ट में, जो पहले से आते वही पैटर्न रहेगा। आपको पहले से भी 90 थे ना, जीटी में 90 होते हैं, तो वही 90 ही रहेंगे। ट्रांसलेशन नहीं बच्चे, ट्रांसलेशन के बाद पूरे समाप्त हो जाएंगे। ट्रांसलेशन तो कल समाप्त हो जाएगा बच्चे, ट्रांसलेशन में तो अब 2 स्टेप और है, उसके बाद यूटीआर, कल तो ट्रांसलेशन समाप्त हो जाएंगे बच्चे। ट्रांसलेशन से आगे भी आएगा, मतलब पूरी मान के चलिए ना, कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस आएंगे बच्चे। क्लियर संचित? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और वो शुरू से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं, रेप्लिकेशन से पहले भी पूछे जाएंगे, जो आपने इनिशिएशन देखा था, सॉरी, रेप्लिकेशन से पहले जो इंट्रोडक्शन देखा था डीएनए के, वो सब भी आएंगे, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो सब से भी क्वेश्चन आएंगे। कंप्लीट रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। अब इलॉन्गेशन से अगली क्लास में, इसके स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू सो मच बच्चे।